हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 8 और डे 8 में हमारा आज का टॉपिक और आज का हमारा टारगेट है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए अपने टॉपिक और अपने टारगेट को कवर करते हैं और फटाफट पूर्वावलोकन की सीरीज़ खत्म करते हैं और चलते हैं एक नई सीरीज़ में। तो जल्दी जल्दी जब हम अपनी ये सीरीज़ खत्म करेंगे तभी मैं एक नई सीरीज़ लेकर आ पाऊँगी। और अभी मैं 2 सब्जेक्ट ही कवर करा रही हूँ आपको, पॉलिटिकल साइंस और हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और सब्जेक्ट्स भी जल्दी लेकर आऊँ, करंट और बाकी कोई एक और सब्जेक्ट। तो कोशिश यही कर रही हूँ कि फटाफट टॉपिक कंप्लीट होते जाए, जिससे कि हम और सब्जेक्ट भी जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। बस समय निकाल के थोड़ा सा इस क्लास को देख लीजिए या इसको सुन लीजिए, और आपको अगर आप 3-4 बार इसे सुन लेंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और कवर हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, आपको पता ही है पूर्वावलोकन में बहुत शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो हमें ये शॉर्ट नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने, इतना तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके कंप्लीट करते हैं। और पीवाईक्यू आपको जैसा कि पता है कि मैं पीवाईक्यू कितने अच्छे से सॉल्व कराती हूँ। एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराती हूँ, और तब तक ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, तब तक कि हमारा ये टॉपिक तैयार भी हो जाता है, क्योंकि मैं इस तरह से पीवाईक्यू आपको कंप्लीट कराती हूँ। तो फटाफट नोट्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आते हैं आराम से पीवाईक्यू करने में। और पीवाईक्यू जब हम करते हैं तो हम उसमें कोई भी जल्दी नहीं करते, आराम से पीवाईक्यू कंप्लीट करते हैं। और एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करते हुए चलते हैं। और बार बार जब हम उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, बार बार मैं मेरे द्वारा जब वो रिवाइज करवाए जाते हैं आपको, तो वो मुझे भी तैयार होते हैं और उसके साथ साथ आपको भी तैयार होते हैं। चलिए हम पूर्वावलोकन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, ये डे 8 था, मैंने डे 7 लिखा हुआ है, डे 8 का टारगेट था है। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन यही बनता है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कब की थी? तो 1780 में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ठीक है, इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी मुइज़ उद दीन थे। कौन थे? नाजिन मौलवी मुइज़ उद दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में द्विभाषीय के रूप में सहायता करते थे। ठीक है, इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। 1791 यानी 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। ठीक है, तो बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज कब खोला गया? 1791 में खोला गया। किसके द्वारा? तो जोनाथन डक्कन के द्वारा, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विक्लिंग्स ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। तो भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विक्लिंग ने किया। किसके काल में किया? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में किया। ठीक, नेक्स्ट, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी है। तो किसने लिखी है भगवद गीता की प्रस्तावना? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। विलिकन्स ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। तो बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किसने किया? तो विलिकन्स ने किया, फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए। हॉल्हेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इस क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 में के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को
कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का ये विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जरूरी है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोभूमि निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव के द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार मानकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। 1958 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, न्यू इंग्लिश स्कूल की शुरुआत 1880 के साथ पुणे में की गई। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई और इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक, गोपाल गणेश आंकर और एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी और वर्ष 1919 से 1939 तक 1919 से 1939 तक उन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो यहाँ पे हमारे नोट्स फिनिश होते हैं और अब हम चलेंगे पीवाईक्यू लगाने में। पीवाईक्यू, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। कब किया था? 1781 में। किसके शासनकाल में किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में भी एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो संस्कृत कॉलेज कब खोला गया? 1791 में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो बनारस में खोला गया। किस नाम से खोला गया? तो संस्कृत कॉलेज के नाम से खोला गया। बनारस संस्कृत कॉलेज, जो कि पहला संस्कृत कॉलेज था। नेक्स्ट, 1791 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत। नेक्स्ट, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन ने करी। और कब की? तो 1791 में करी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हेस्टिंग 1784 में करी थी, जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई। ठीक है, कब हुई? तो 1784 को हुई।
सेकेंड 1784 को, ठीक। किसने करी? जोनाथन डंकन ने करी, विलियम जोन्स के पक्ष में। उक्त विधि संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार। अच्छा, ये कथन और कारण है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करके। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के माध्यम को प्रोत्साहित करता था। तो इसमें हमें फूट से सही उत्तर मिलाना है, तो ए और आर दोनों ही सही है, और कथन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वो स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विलिंग्टन, नथानियल हेल्डे, जोनाथन डंकर आदि ने वॉरेन हेस्टिंग के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विलिंग्टन द्वारा किए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में, इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना, वही कारण में इसका स्वयं विद्वान होना, प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है, तो इसलिए दोनों ही बातें सही हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो वो थे माइकल मधुसूदन दत्त। कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त। तो यहाँ बता दूं कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की दी गई थी। दादा भाई नौरोजी जो हैं 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। किसके सदस्य रहे? 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की? ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके विवेकानंद। तो विवेकानंद के बारे में भाई क्या है? विवेकानंद ने 1893 में हुई धर्मों की संसद, जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है, उसमें भाग लिया था। ठीक है, 1893 में धर्मों की संसद में भाग लिया था, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना भी करी। ठीक, तो विवेकानंद ने 1893 में धर्मों की संसद में भाग लिया और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। और राजा राममोहन राय ने क्या किया? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य कब से कब तक रहे? तो 1892 से 95 तक रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित देखो यहाँ पे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है, ला सोसाइटी द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई और 1829 के शाही शासन के द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विलिंग्टन। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विलिंग्टन ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो थे विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का काम किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता।
ब्रिटिश राज के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो हम सबको पता है कि चार्टर अधिनियम 1813 ने, ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और हर साल शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिशें भी की गई। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पे बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से, है ना। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया और इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। तो किस पे जोर दिया गया? तो ये जोर दिया गया, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पे जोर दिया है। ठीक है, तो 1854 के बाद के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो अभी हमने देखा ना ये ऊपर, 1882 में किसने करी? रिपन ने, W. हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पर रिपन होगा। ठीक है, ये वाला 1882 वाला। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 को की गई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट, सैडलर आयोग किससे संबंधित है भाई? तो सैडलर आयोग हमारा संबंधित है शिक्षा से। ठीक है ना, किससे संबंधित है? शिक्षा से। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का ये विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जरूरी है। इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा करी और ये बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं
हो सकता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है, अभी हमने देखा 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट 1902 में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पढ़ लेते हैं। कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ठीक है, 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया और इस आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। तो विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। मैकाले किससे संबंधित हैं? तो मैकाले संबंधित है आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है ना। और ये कब आया था? जब 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था, है ना, तभी आया था ये। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया और मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, ठीक है, और वहां से छन छन कर क्या होगी? शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेगा। ये कितनी गलत सिद्धांत था। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। नेक्स्ट, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। ये गलत है ना कि एक वर्ग को खाली शिक्षित किया जाए, और उनका कहना था मैकाले का कि ये उच्च वर्ग को खाली शिक्षित कर दो और बाकी का नीचे धीरे धीरे अपने आप शिक्षित हो जाएगा। तो ये तो गलत बात हुई ना। शिक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। हम डिपेंड क्यों रहे उच्च वर्ग पर? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? सोचो, अगर ये मैकाले का वो रहता थ्योरी अगर अभी तक का होती तो क्या होता शिक्षा का भारत पे असर। वैसे ही शिक्षा अभी भी भारत में कितने सारे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, और अगर ये फिल्टरेशन थ्योरी चलती होती तो शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न होता। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही होता। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। बताइए, मैकाले का कहना यही था। विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव के द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है बताइए, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ये पड़ी है आपकी तीनों से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी, यानी कि ग्रांट करने की। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके क्या हो जाता है ये बीच में, 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों को नेतृत्व मुनरो ऑफ एल्फिंस्टन, जबकि एस.टी. प्रिंसप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई?
तो अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासन काल में, है ना। ये देखिए अभी हमने पढ़ा था 1828 से 35 तक इनका काल रहा और 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। बाद में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो 1857 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 1857 में, जब हमारी क्रांति हो रही थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार मानकर नंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या हो जाता है? किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये हुई है डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। किसके प्रयत्नों से? डी.के. कर्वे के। डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना करी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो संबंधित है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक संबंधित है डेक्कन सोसाइटी की स्थापना से। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखो। तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक, एम.बी. नामजोशी, गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं है, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है? तो सबसे पहले स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की। किसकी हुई थी? हिंदू कॉलेज की हुई थी। ठीक है, और कब हुई? तो राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कब की? 1817 में। किसने की? राजा राममोहन राय ने। किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ। ठीक है, ठीक है, किसके साथ मिलकर की थी? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1807 में। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। अब आते हैं हम यहाँ पर मेयो कॉलेज की बात करते हैं। तो मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो 1875 में की गई। कब की गई? 1875 में की गई। और कहाँ की गई? तो अजमेर में की गई। कहाँ की गई? अजमेर में की गई। ठीक है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पे? 1875 में की गई। कहाँ पे की गई? तो ये की गई थी आपकी अलीगढ़ में। कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1824 में हुई है। कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कलकत्ता में किसने करी? राजा राममोहन राय ने की। किसके सहयोग से की? तो डेविड हेयर और डफ की सहायता से करी। ठीक है, दिल्ली कॉलेज आपका 1824 में आया है। मेयो कॉलेज आपका 1875 में अजमेर में किया गया। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपका 1875 में अलीगढ़ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने बताया कब हुई है? 1875 में हुई है। ठीक है ना, कहाँ पर हुई है? अलीगढ़ में हुई है। ठीक, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी? तो अभी हमने बताया किसने करी? राजा राममोहन राय ने करी। और कब करी? तो 1817 में करी। ठीक है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा और फोर्ट विलियम कॉलेज।
तो कौन कौन सा सही है भाई? तो केवल हमारा 2 सही है कि कलकत्ता मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर संस्थापक है ये, ठीक है। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज किसने है? तो 1791 में हमने अभी याद किया था, जोनाथन डंकन ने किया। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 में किया। फोर्ट विलियम कॉलेज रिचर्ड कोले वेलेजली ने 1800 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? तो ये की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था ये। नेक्स्ट, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना का मुद्दे ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये भी सही है। 10 जून को हुई थी? नहीं, 10 जुलाई को हुई थी, तो ये गलत है, सॉरी। 10 जुलाई को हुई थी, ठीक, 1800 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक और बाद में व्यवसाय से वकील रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वो किया था हॉर्डिंग ने। किसने किया था? हॉर्डिंग ने किया था। और कब किया था? तो मैं आपको बता दूं, 4 फरवरी, ठीक है, 1916 को। कब किया था? बसंत पंचमी के दिन। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन वायसराय हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाता है। कब? 1916 में, ठीक है। 1916 में इसकी स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। आगे बात, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी और इसे ही सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो कल हम यानी डे 9 में अपना टॉपिक करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आज हमारा डे 8 का टॉपिक फिनिश होता है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे आप और किस चीज़ की सीरीज चाहते हैं वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं वो भी सीरीज लेकर आऊंगी और मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं और सब्जेक्ट्स बढ़ाऊं। अभी मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही लेकर चल रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जितनी जल्दी ये दोनों खत्म होंगे उतनी ही जल्दी हम नए सब्जेक्ट्स और नए टॉपिक्स के साथ में आएंगे। और हो सकता है कि मैं किसी और बुक की सीरीज भी लेकर आऊँ या जैसा भी आप चाहेंगे, हो सकता है बोर्ड के माध्यम से भी मैं आपको टॉपिक जल्दी जल्दी फिनिश कराऊँ, जो कि वीडियो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही कम टाइम के होंगे। ये थोड़े से लेंदी हो जाते हैं क्योंकि हम इसमें नोट्स भी कवर कर रहे हैं और पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं। लेंदी जरूर हो जाते हैं लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है। अगर इतना ही आप सुन लेंगे या इतना ही आप देख लेंगे तो इतना ही देखने से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, वरना हम टॉपिक को कैसे कर पाएंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये इतने जो पूर्वालोकन में दिया ये इतना इंपॉर्टेंट ही दिया हुआ है, इसमें पूरा तो उन्होंने डाला ही नहीं है। जो पीवाईक्यू यानी कि पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी से बेस्ड ये नोट्स तैयार होते हैं पूर्वालोकन के, और उतना तो हमें कम से कम पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो कम से कम पूर्वालोकन तो हमें पढ़ना ही है। तो अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मेरे वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, 4-5 बार उसे सुन लीजिए, आपका टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। और मेरे बैकग्राउंड नॉइस पर बिल्कुल मत जाइएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि नॉइस यहाँ पर आता ही है, थोड़ा सा रश रहता है, यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती रहती हैं तो थोड़ा रश रहता है, तो उसको एडजस्ट करिएगा। मेरे को इसीलिए बहुत तेज़ आवाज़ में, मतलब मैं खुद तेज़ वॉइस में जो है इसको आपको पढ़ाती हूँ ताकि वो आपको बाहर का नॉइस ज़्यादा सुनाई ना दे। तो चलिए, अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्हें इस हेल्प की ज़रूरत हो, जिनके लिए ये यूजफुल हो, उन्हें ये शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। तो कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। थैंक यू।